और सियासी गिरफ्तारी के बाद सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 455 पॉइंट्स तक गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 41,300 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में $1 ₹5.16 महंगा होकर 290 रुपए का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर $284.84 पर बंद हुआ था। दूसरी तीसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि जब जीएचक्यू को आज डिफेंड नहीं किया गया, लौंडे लपाड़े अपने सिर्फ पत्थर बटे और छड़ियां उठा के अंदर घुसे हैं। बजट का कुछ पता नहीं, किसी ने इसके मुतालिक कोई बहस नहीं की। मीडिया पे मुस्तकिल इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है। तो उससे सिग्नल दुनिया को यह गया कि ये कंट्री हैज एटॉमिक एसेट्स। ये क्या इसी तरह एटॉमिक एसेट्स पे भी लौंडे लपाड़े लेकर आपके उन्हीं दफातर में घुस जाएंगे, उन लेबोरेटरीज में घुस जाएंगे जहां पे आपके एटॉमिक एसेट्स हैं। ये सिग्नल दे रहे हैं। आपने दुनिया को ये तो प्रूव कर दिया है कि वी आर नॉट नॉन वर्किंग नेशन, वी आर नॉट वर्केबल कंट्री। अभी आज से 3 दिन पहले चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आपकी मिन्नतें करके गया है यहाँ पे कि खुदारा कुछ रहम करो हमारे ऊपर, हमारे साथ इतना जुल्म ना करो। लेकिन यू हैव प्रूवन योरसेल्फ कि यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग। आज मेरा मुल्क जो है, मेरी मादरे मिल्लत मजीद आइसोलेशन में चली गई है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा इस बात का जो आज मोडीज ने आपको कहा है कि आप आईएमएफ के लोन के बगैर बैंकरप्ट हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है बैंकरप्ट तो आप पहले भी हो ही चुके हैं, लेकिन जून 30 को आपकी बहुत बड़ी किस्त आ रही है। 4.5 बिलियन आपके इस वक्त एसेट है और एक बहुत बड़ी किस्त आ रही है। उसके बाद अगर आईएमएफ आपका बाजू नहीं पकड़ता और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा वो चाइना का, लेकिन चाइना भी किस हद तक जाएगा, आपने उनको मजबूर कर दिया है। आज मैं समझता हूं, जो अब खान साहब पे बात करते हैं, खान साहब के बारे में बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। खान साहब ये चाहते थे, आज खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट या इदारों को इतना मजबूर कर दिया था। बार बार जब खान साहब पहले डर्टी हैरी से उतर के मैंने कहा था कि उन्होंने अब ग्लव्स उतार दिए हैं। ग्लव्स उतारने का मकसद उनका यही था क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनसे बातें नहीं कर रही थी। इमरान खान साहब की बिल्कुल इस वक्त पोजीशन ये है कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा जिसका बाप उसको गोद ना उठा रहा हो तो बार बार उसकी शलवार या थ्रोन को खींचता है कि मुझे गोद में उठाओ, डैडी मुझे गोद में उठाओ, मुझे दूसरे बच्चे मारते हैं। तो आज वो अपने बाप की गोद में जाने के लिए इस बेतरफी इतना तड़प रहा है, और बिल्कुल यही है। उनको डायलॉग चाहिए था एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो कहते थे मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मेरे साथ बात करो। खान साहब ने अगले दिन बंद दरवाजों में अंदर अपने जो उनके खास लोग हैं उनको बताया है कि पाकिस्तान इज नॉट, पाकिस्तान में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है वो ताकत में नहीं आ सकता, और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं की जा सकती। ये खान साहब के अंदर की बातें जब बाहर निकली, खान साहब ने जिस तरीके से अगले दिन व्हील चेयर के ऊपर बैठकर जो बातें की हैं, फिर उसके बाद जब वो लाहौर के लिए इस्लामाबाद के लिए निकले हैं और गाड़ी में से जो मैसेज दिया है, उनका बिल्कुल वही मैसेज था कि अब्बा जी मुझे गोद में ले लो, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर। ये मैसेज था, और वो अपने बाप की गोद में चले गए हैं आज। फिर दूसरा उसके ऊपर तड़का लगाया असद उमर ने। उसने कल बैठ के एक प्रोग्राम में कहा है कि आर्मी चीफ को और खान साहब को 15 मिनट के लिए दरवाजे में बंद करके चाबी गुम कर दें तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। हम के कमरे में बंद और चाबी खो जाए। देखे जरा, ये मुल्क है, ये कैद आजम ये बनाकर गया था। ये देखिए चीमा साहब, कुछ भी नया नहीं हुआ मेरी नजर में, क्योंकि मैंने तो वो नहीं देखा जब फातिमा जिन्ना को हराया गया था, मैंने तो वो नहीं देखा कि जब फातिमा जिन्ना को मर्डर किया गया था, लेकिन उनके भी वो सारे बांग्लादेश में जीती थी वो, और यहाँ पे हर इलेक्शन पोलिंग में धांधली करके अयूब खान ने उनको हराया था। लेकिन मैंने जियाउल हक के बाद मार्शला के बाद कोड़े लगते देखे थे अपनी आंखों से। कोई नई बात नहीं यार। इन्होंने क्या जलाया, कोर कमांडर का घर जलाया, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चाहे कोई एक चला रहा हो चाहे दूसरा चला रहा हो, एक अदलिया के इदारे के मुतालिक उंगलियां उठा रहे हैं तो दूसरे हमारे और दीगर हसास इदारों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं। इस पे वक्त मुस्तकिल ज़ाया किया जा रहा है। टेलीफोन कॉलों पर लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वीडियोस के अंदर क्या दिख रहा है, इस पर वक्त सर्फ हो रहा है।
और ये सब हमारी कौम अपनी जहलियत के उरूज पर पहुंच चुकी है। बच्चों के पेट में रोटी नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह पूरा दिन सियासत के मुतल्लिक बात कर रही है। अच्छा हो रहा है इनके साथ, अच्छा हो रहा है। ये जो गुर्बत का बोझ इन्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना अच्छा हो रहा है इन पे। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सियासत इनका मौजू नहीं, सियासत में भीगे डूबे पड़े हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इनकी जिंदगी से। इनको इस वक्त ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में होना चाहिए कि घिया कद्दू और घिया तोरी के रेट क्या चल रहे हैं, लेकिन ये इसके बारे में सोच रहे हैं कि अगला वजीर आजम कौन हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, वजीर आजम कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, IMF की बात माननी पड़ेगी, महंगाई मजीद बढ़ानी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट भी मजीद बढ़ाना पड़ेगा, बेरोजगारी इस मुल्क में रहेगी, माशी ज़बूहाली का ये हमेशा शिकार रहेगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है, बहैसियत कौम भी और बहैसियत इंटेलिजेंशिया भी। मेरी बातें बहुत कड़वी हैं, लेकिन दवा भी वही अच्छी होती है जो कड़वी हो। मीठी दवाइयों से नशा तो अच्छा हो सकता है, लेकिन इलाज अच्छा नहीं हो सकता। और आप लोगों को मीठी टॉफियां खाने की आदत हो गई है। मीठी टॉफियों से शुगर तो जरूर हो सकती है, लेकिन इलाज करेले से ही होगा। खैर एनीवे, आपको समझ नहीं आएगी ये बातें, आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी, ऊपर से गुजर, आपके मतलब की चीज नहीं। यहाँ मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बना सके, यही सबकी एक मेरा ख्याल है कि एक टारगेट होता था। अब चूँकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, थोड़ा मैं इसको 1 मिनट में वाइंड अप करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक वो उसूल जिसके तहत जो है किसी मुल्क ने जो है वो बजट के हवाले से अपने मुख्तलिफ सब सेक्टर्स में तरक्की करनी है, उसको हम कहते हैं कि एक फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम्स एक्ट, उसकी एक बैलेंस पोजीशन क्या होनी चाहिए, अभी तक पाकिस्तान में उसका इजरा नहीं हो सकता है। हर बजट में लोग पीछे बाँटते हैं, मेरी 5% कम कर दो, कोई कहता है ज़्यादा कर दो। एक समझें कि इम्पोर्टर्स और इंडस्ट्री के बीच में एक क्लैश होता है हमेशा। वो कहता है कि जी बढ़ा दो, वो कहता है कम कर दो। अब थोड़ी देर के लिए हम ये नहीं कहते हैं कि दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं, मगर एक बैलेंस सिस्टम जिसको हम कहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन का निज़ाम लाने के लिए हमने बहुत सारी काविशें की, मगर मेरे अपने ख्याल में कि यहाँ पे कोई भी सिंप्लीफाइड सिस्टम जो है वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं होता है क्योंकि आपके जो पावर्स हैं वो फिर महदूद होते जाते हैं। ये वही हालत है कि अच्छी डिजिटलाइजेशन जो है वो एक डिस्क्रिप्शन लेस बेस बनाती है। अब हम वापस आएँ आपके प्रिंसिपल क्वेश्चन के ऊपर, क्या हो रहा है। देखें, जिस मुल्क में इस वक्त जितने भी आपने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं वो पैसे बराबर हैं उस पैसों के जो आपने बोरोइंग और इंटरेस्ट पेमेंट के मद में वापस करने हैं। ये तो आज के दिन का। अब हम वापस आते हैं कि और क्या होना चाहिए। मेरी अपनी इत्तला ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में थोड़ा सा हम बहुत ही एक सिंपल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करें कि कस्टम ड्यूटीज़, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो FBR नहीं लगाती है। सिंस लास्ट 3 ईयर्स ये अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का चैप्टर है जिसमें वो देखती है कि किस सब सेक्टर को और किस इंडस्ट्रियल क्लब को हमने कितनी कस्टम ड्यूटी जो है वहाँ पे लगानी है ऑन द इम्पोर्ट्स, और कितनी RD जो है हमें प्रोटेक्शन के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को देनी है, और कितनी RD टू जस्ट रेगुलेट और कंटेन द इम्पोर्ट्स, जो अब इस 2 सालों में जिसका जो है तकाजा बढ़ता गया है कि RD इसलिए लगाओ कि आप इम्पोर्ट्स को क्या करो, डिस्करेज करो।